60% ऑफ women in this country have anemia. बहुत कम रिसर्च हुई है इस वर्ल्ड में जो विमेन पे हुई है. या तो रिसर्च में विमेन की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है या तो पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाता है. रिसेंटली एक हेयर ऑयल पढ़ रही थी और उसकी स्टडी पढ़ रही थी, तो उसमें स्टार मार्क करके लिखा होता है दिस ऑयल कैन ग्रो हेयर ब्ला 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 ब्ला, स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाई. जब मैं कंडीशंस अप्लाई कर पे देखी, on men and women who have no underlying problems like sleep issues, hormonal issues, PCOS, gut issues. तो मतलब ऐसे ideal human bodies हैं कहाँ? Both skincare and hair industry are way behind the food industry. कि फ्रेंड आके बोले कि मैंने तो मिनॉक्सिडिल लगा, मेरा ठीक हो गया, तू भी ले ले. Doesn't work that way. 300 रुपये वाला शैम्पू और 4000 रुपये वाला शैम्पू वही काम कर रहा है, बाल धो रहा है. जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं कोई भी तरह का, आप उसे बॉन्डिंग बोले, स्ट्रेटनिंग बोले, केराटिन बोले, उसके अलग अलग नाम है एक ही चीज़, सब केमिकल है. एक ऐसा सीरम जो मैं हर किसी को दे दूँ, कैनॉट हैपन. Welcome to the Debina Banerjee Show. एक दिन मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल कंसिस्टेंट रखना कितना मुश्किल है, और उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली जो मेरे दिमाग में अटक गई. मेन के लिए हेल्थ रूटीन फॉलो करना इजी होता है क्योंकि उनके हार्मोन लेवल्स स्टेडी रहते हैं, लेकिन सिमिलरली विमेन के लिए हर महीने अलग फेज, अलग हार्मोन्स डोमिनेट करते हैं और हम हमेशा एडजस्ट ही करते रहते हैं. कभी मूड चेंज, कभी एनर्जी क्रैश, कभी स्लीप डिस्टर्ब, और फिर भी हम वेलनेस या हेल्थ केयर की बात करते हैं तो सल्यूशन हमेशा जेनरिक ही मिलते हैं. एक ही टाइप के हेयर ऑयल, शैम्पू या सप्लीमेंट, चाहे लड़की 20 साल की हो या एक 38 साल की औरत. और यहीं पे मुझे एक ब्रांड मिला जो मुझे अलग लगा, थ्राया. ये सिर्फ एक और कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, बल्कि डॉक्टर बैक्ड कस्टमाइज सॉल्यूशन देता है जो वुमेन के चेंजिंग हार्मोन्स और उनके हेल्थ जर्नी के हिसाब से बनाए गए हैं. आज मेरे साथ है थ्राया की को फाउंडर सलोनी. हम बात करेंगे विमेन्स हेल्थ केयर, हेयर फॉल, हार्मोन्स और रियल सॉल्यूशंस के बारे में जो हर वुमन को समझना ज़रूरी है. वेलकम सलोनी टू द देबीना बनर्जी शो. मैं कब से आपसे मिलने के लिए बेचैन थी कि मेरे दिमाग में इतने सवाल हैं जो मैं आपको आज एक के बाद एक पूछने वाली हूँ. तो ये बात कितना सच है ना कि औरतों के लिए ये हर महीने हार्मोन्स के हिसाब से सोचना पड़ता है, हमारा मूड अलग होता है, और लड़कों के लिए इट इज़ सो मच मोर ईजियर एंड कंसिस्टेंट टू बी कंसिस्टेंट. नो, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेन के लिए इट इज़ ईजियर टू बी कंसिस्टेंट. मेन के आउटकम्स भी जल्दी आने लगते हैं. तो अगर आपके हस्बैंड और आप सेम वर्कआउट, सेम प्रोटीन, सेम सब कुछ कर रहे हैं, उनका वेट लॉस ज़्यादा जल्दी होगा देन आपका, उनके मसल ज़्यादा बन के आ जाएंगे देन आपको कहते हैं ना कि अ टोन्ड गर्ल हैज़ टू डू 10 times more effort in strength training than a man. However, एज वुमेन हमारे लिए रूटीन और कंसिस्टेंसी मेन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सी देयर आर टाइम्स ऑफ द मंथ वेयर योर हार्मोन्स आर गिविंग यू अ टफ टाइम. इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव योर बॉडी सम रेस्ट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक थिंग्स अ लिटिल स्लोअर जब तुम्हें टफ लग रहा है. हाउएवर, यू कैन नॉट गिव इट एज एन एक्सक्यूज़ कि मैं छोड़ देती हूँ वर्कआउट, अभी तो मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे PMS हो रहा है. एक्चुअली इफ़ यू सी द साइंस, PMS एंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड्स का टाइम होता है, आप जितना हेल्दी रहो, जितना शुगर अवॉइड करो, जितना एक्सरसाइज करो, उतने आपके जो सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स, पीरियड पेन, क्रैम्प्स, सब कम होते जाएंगे. So that's for real. दैट्स फॉर रियल. सो टफ है क्योंकि बहुत ज़ोर से क्रेविंग्स आती है वो टाइम पे, बहुत ज़ोर से फैटीग फील होता है, पर उसमें गिवन ना करके अगर आप उसे फाइट आउट करके कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करिए तो उसका जो लाभ है, उसका जो एडवांटेज है, वो भी उतना ही ज़्यादा है. सो आई वुड एक्चुअली पुट इट दिस वे, हाँ विमेन के लिए टफ है, बट हाँ विमेन के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है. टफ है लेकिन और भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम क्या, ये मेंटल स्ट्रेंथ, लाइक ब्रेन से आप पुश करो. सो आई थिंक दो चीज़ें, एक ऑफकोर्स मेंटल स्ट्रेंथ, बट मोर देन विल पावर आई थिंक अवेयरनेस, नोइंग कि हाँ ये मेरा साइकिल का ये टाइम है, इस टाइम पे ये
सिम्टम्स होते हैं। हाँ, मुझे शुगर क्रेविंग आ रही है क्योंकि मैं इस फेज़ में घुस रही हूँ। अच्छा, मैं नहीं गिव इन करूँगी इनटू आइसक्रीम। कैन आई जस्ट ईट अ पाइनएप्पल? कैन आई गेट माय शुगर थ्रू अ फ्रूट? अब बॉडी को मिल गया जो शुगर मिलना है। मैंने अपनी रोटी खा ली, अपनी राइस खाई, अपना पाइनएप्पल खाया। बीइंग अवेयर ये सब भी शुगर है। रैदर देन पुटिंग योरसेल्फ इन अ मेंटल ट्रैप, ओह आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम डिप्रेस्ड, मेरा मूड स्विंग्स चल रहे हैं, मेरा पीएमएस का टाइम चल रहा है, मुझे तो पहले एक कप आइसक्रीम का लेके बैठना है। एंड मूवीज डू दैट टू अस। हाँ, वेरी ट्रू। सो आई थिंक अवेयरनेस इज द की टू डिप्रेशन को भी मूवीज ने फैंसी बना के रखा है कि उसको भी एक एक ग्लैमर दे के रखा है कि डिप्रेस्ड मतलब यू टेक अ टब ऑफ आइसक्रीम, सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, बिंज वॉच समथिंग एंड फिनिश दैट टब एंड देन talk about it that I was very depressed, I just finished a tub of ice cream. वेरी वेल पुट, राइट? बिंज वॉच। अगर आप पीएमएस के टाइम पे हो और आपके मूड खराब है और आपके पीरियड्स आने वाले हैं, टेल योरसेल्फ मैं आज बिंज वॉच नहीं करूँगी, मैं 10 बजे सोऊंगी। बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू बिंज वॉच ड्यूरिंग दिस टाइम, योर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा स्लीप एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेस। सो डूइंग द ऑपोजिट एंड बीइंग अवेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका द गुड पार्ट ऑफ योर साइकिल इज गोइंग, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, एक दिन जाग के देख लिया अपना फेवरेट शो और बिंज वॉच कर लिया, इज फाइन। बट डूइंग इट ड्यूरिंग द टाइम यू आर पीएमएसिंग इज रॉन्ग। Oh wow, so it's like it's more about awareness than mental strength. Yeah, मैं बोलूँ कि absolutely. आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम मैन्योरिंग माय लाइफ जिस तरीके से मैं चाहती हूँ, मतलब बी योर ओन ड्राइवर. Absolutely. हाउ वंडरफुल. मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता है दैट द ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ वेरी मेन सेंट्रिक. मतलब जैसे जब मैं बड़ी हुई थी, डैंड्रफ शैम्पू मुझे ऐसा लगता था जैसे कि सिर्फ मेन का ही होता है, ऐसा एड्स ऐसे ही आते थे. तो वही शैम्पू हम लोग भी खरीद के लगाते थे. और बड़ी हुई तो फिर समझ में आया कि आई मीन देयर things are different, our things are different, we should have something which is more tailor made. How do you look at it? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट देबिना। जब पहली बार मैं ये फील्ड में घुसी और मैंने रिसर्च पढ़ना शुरू किया, बहुत कम रिसर्च हुई है इस वर्ल्ड में जो विमेन पे हुई है। या तो रिसर्च में विमेन की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है या तो पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाता है। रिसर्च में women का इन्वॉल्वमेंट मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ सब्जेक्ट रिसर्च और अ वुमन डूइंग अ रिसर्च. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ सब्जेक्ट डूइंग रिसर्च. Probably it has a connection with less women in the research field. I don't know. I think it depends more on who fund these research. So, for example, अगर कोई हेयर लॉस की बात करूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट से, जितनी भी हेयर लॉस में स्टडीज़ हुई है, दिस हार्डली एनी स्टडी जो इस चीज़ पे की गई हो कि विमेन के ऊपर फोकस स्टडी है और विमेन के हार्मोनल साइकिल्स और डिफरेंट फेजेस के ऊपर स्टडी की गई है। हमें बताया जाता है अच्छा आपका विटामिन डी डेफिशिएंट है, आपका प्रोटीन कम है, और हमें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और डॉक्टर्स ऑल्सो ऑपरेट विद दोज लेवल्स कि इस लेवल के नीचे डेफिशिएंसी, इस लेवल के ऊपर डेफिशिएंसी। ये सारे नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बेंचमार्क्स, इनकी अगर आप स्टडीज़ में घुसोगे तो दे आर ऑल डन ऑन मेन, वेरी फ्यू स्टडीज़ दैट आर डन ऑन वुमेन। बिकॉज अगर आप विमेन को समझो, राइट? अब इनफैक्ट मैं एक रिसेंटली एक हेयर ऑयल पढ़ रही थी और उसकी स्टडी पढ़ रही थी, तो उसमें स्टार मार्क करके लिखा होता है दिस ऑयल कैन ग्रो हेयर ब्ला 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 ब्ला, स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाई। जब मैं कंडीशंस अप्लाई कर पे देखी, ऑन men and women who have no underlying problems like sleep issues, hormonal issues, PCOS, gut issues, तो मतलब ऐसे आइडियल ह्यूमन बॉडीज़ हैं कहाँ? सो वो ऑयल्स की स्टडी में उन्होंने ऐसे लोग लिए जिनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, जिनके हार्मोन्स बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके हेयर फॉल पे उन्होंने वो ऑयल की स्टडी की। तो वो स्टडी में ही एक्सक्लूड कर दे रहे हैं ये सारे केसेस को। और जब तुम ये केसेस को एक्सक्लूड कर, इट्स नॉट रियलिस्टिक, दैट स्टडी इज़ यूजलेस, बट वो बेचा जा रहा है सबको। सो I cannot tell you how irrelevant these studies become because they are not taking in the input parameters of whether वो lady 20 ईयर की है, 40 ईयर की है, because the two bodies are very different. वेरी डिफरेंट एंड इट्स सो अमेजिंग. जैसे आज ये अवेयरनेस आया है कि आप लेबलिंग पढ़ो, ऊपर भले ही लिखा रहता है विथ फ्रूट्स और पीछे
लगता है, उसमें कोई फ्रूट का Absolutely. नामो निशान नहीं होता है, उसमें ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होती है जो हार्मफुल है एंड ऑल। खाने के विषय में फिर भी मुझे लगता है कि 1-2% अवेयरनेस हुआ है, I agree. और लगाने के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कुछ सोचते भी है। बट आई थिंक दिस इज सो अमेजिंग दैट यू एक्चुअली वेंट इनसाइड टू अंडरस्टैंड कि कंडीशंस अप्लाई क्या होता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। मुझे लगता है कि ऐसे रिसर्च मैंने तब किया था जब मैं अपने बच्चों के लिए बेबी फूड ढूंढ रही थी। घुस घुस के रिसर्च करना, मुझे लगता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप ऐसे घुस के करते हो। एंड आपको आपको इस चीज़ को समझना था, so you went inside to understand and today you are talking about it, how important this is। ऐसे ideal body सिर्फ तेल लगा लो आ जाएगा, because I'm not seeing about, it's like I'm eating junk but applying a beautiful thing on the face, so कुछ तो होगा नहीं उसका असर। Now, you are absolutely right. Both skincare and hair industry are way behind the food industry. फूड इंडस्ट्री फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस, कितना प्रोटीन, कितना कैलोरी, कितना लेबल, थोड़ा आगे चल चुका है. सो आई थिंक वी हैव सम कैचिंग अप टू डू देयर. सो व्हेन आई वाज डिजाइनिंग त्राया वुमेन, राइट, हमने कहा कि हाउ कैन द सेम सप्लीमेंट एंड द सेम सप्लीमेंट रेंज बी डिफाइंड फॉर ईच वुमेन, बिकॉज सबके हार्मोनल साइकिल्स अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट ऑफ नरिशमेंट बहुत अलग है. सो वी हैड टू गो द कस्टमाइज्ड राउट. तो हम कभी भी त्राया में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच पा सकते, जब क्योंकि वो इजी एक्चुअली, यू नो, जस्ट सेल अ प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ एंड यू आर डन. क्योंकि वो इफेक्टिव होगा ही नहीं. हमें पहले समझना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है. इज इट अ स्लीप इशू, स्ट्रेस इशू, गट इशू, हॉर्मोन्स क्या है उस बॉडी के, वो बॉडी 20s में है, 30s में है, 40s में है, क्योंकि नरिशमेंट नीड्स बहुत अलग है. तो सप्लीमेंट्स भी अलग ही होंगे, राइट. और अगर पोस्टपार्टम आ गया, उसमें पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज स्टेज आ गया, तो द बॉडी इज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ नरिशमेंट. और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारा काम था, क्योंकि हमें आउटसाइड के लिए त्राया इज अ हेयर फॉल, हेयर केयर कंपनी. Internally, it is understanding hormones very, very deeply and modifying supplements based on that for your hair. मुझे तो लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक हीलिंग योर बॉडी फ्रॉम विद इन। Absolutely. क्योंकि ऑनेस्टली देबीना, जैसे आपने कहा ना, स्किन के लिए बाल भी एक रिफ्लेक्शन है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. आप क्या, ठीक है, आपके ये एक आउटपुट है, ये स्ट्रैंड बन चुका है, ये एक डेड चीज़ है. हाँ, आप इसके ऊपर स्टाइलिंग करिए, ये करिए, वो करिए, टेक्सचर खराब होगा, बट इसकी जो क्वालिटी है, ये तो अंदर एक हमारा फॉलिकल होता है, एंड दैट्स लाइक अ मिनी ऑर्गन, इट्स डीप विद इन आवर स्कैल्प. ये फॉलिकल डिटरमाइन करता है, और इसके अंदर ब्लड सप्लाई जा रहा है, ये ब्लड से कनेक्टेड है. ये डिटरमाइन करेगा आपके बाल की क्वालिटी, आपका हेयर फॉल, ये बाल कितनी थिकनेस पे आएगा, कितने टाइम ये आपके सर पे रहेगा, कितना लंबा होगा, सब कुछ अंदर हो रहा है. सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी आर इनसाइड. इट्स सो ब्यूटिफुल टू लुक एट इट एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद त्राया यूज़ किया हुआ है, और डिफरेंट स्टेज में अलग अलग चीज़ें आई। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने ऑर्डर किया है मेरे पास, वो नहीं, दोबारा अलग चीज़ें आई। और पोस्टपार्टम में जितना मुझे याद है कि सोने के लिए मुझे चीज़ें दी गई थी, टू क्लियर द नोज, नस से ग्रत है. या तो नोज ब्लॉक एंड ऑल, क्योंकि कभी कभी सोने के टाइम पे हमें कंप्लीट नींद नहीं मिलती है। तो आई थिंक इट्स लाइक एन ओवरऑल हीलिंग जिसकी हमें ज़रूरत है, एंड दैट्स द वे टू लुक एट इट, नॉट फ्रॉम द ब्यूटी एंगल ऑफ इट कि अब मेरे हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल वाला शैम्पू लगा लूँ। बिल्कुल वेस्ट. और I just also want to know कि the hair fall for men and women, are they, how different are they? कुछ चीज़ें सिमिलर है. सो जैसे हेयर फॉल दो तरह के होते हैं, मेजर टाइप्स. वन इज़ टेलोजन एफ्लूवियम एंड द अदर इज़ एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. टेलोजन एफ्लूवियम होता है बॉडी में कुछ बहुत सिवियर स्ट्रेस होने की वजह से, जैसे डिलीवरी, पोस्टपार्टम, हार्मोन्स ऊपर नीचे जाने की वजह से, कोई आपको प्रॉब्लम हो गई, जैसे डेंगी हो गया, कोविड हो गया, टाइफॉइड हो गया, आप कोई हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए गए थे, 3 से 6. Antibiotic is a reason for hair fall or? नॉट नेसेसरी, बट अगर आपके एंटीबायोटिक से आपकी गट बहुत स्पॉइल हो गई और आपको डायरिया हो गया,
तो क्या होगा, आपकी गट पूरी वॉश आउट कर दिया एंटीबायोटिक ने, तो आपकी गट अभी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं कर रही। अब बॉडी को चाहिए 10 लेवल का न्यूट्रिएंट, आप दे रहे हो 6 लेवल का। वो कहाँ भेजेगा 6 लेवल का न्यूट्रिएंट? लिवर को, किडनी को, हार्ट को। सबसे पहले वो आपकी स्किन और बाल को डीप्रायोरिटाइज करेगा। तो हमको हमेशा, इसलिए मैं हमेशा एक कॉन्वर्जेशन बोलती हूँ, कस्टमर्स आते हैं, बोलते हैं मेरा ब्लड टेस्ट लो, पहले मुझे डी की डेफिशिएंसी है कि नहीं, B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं, फिर दो ना सप्लीमेंट। I always tell them you need a full holistic multivitamin. Don't worry about blood test. Because हमें सिर्फ डेफिशिएंसी सॉल्व नहीं करनी है. That's a different problem statement. हमें डेफिशिएंट हो गए हो तो आप ऑलरेडी फेल हो गए हो, पासिंग मार्क भी नहीं आया है. हमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आना है, तभी तो स्किन और बाल को न्यूट्रिशन पहुंचेगा. सो हमारा रोल है कि 6 से कैसे 10 पे न्यूट्रिएंट लेवल है. अब आपने एंटीबायोटिक ली, आपकी गट खराब हुई, आपका अब्जॉर्प्शन खराब हो गया, न्यूट्रिएंट कम हो गया, तो बाल को न्यूट्रिएंट जाना कम हो गया. बाल को न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो मतलब बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो ऑर्गन्स है, पहले उसको हमेशा खाना पोषण मिलेगा, उसके बाद तो ऑलरेडी जहाँ पे थोड़ा है तो उसी को दिया, तो बाल और स्किन को मिला नहीं तो हेयर फॉल शुरू हुआ. सो आई यूज्ड टू थिंक कि एंटीबायोटिक लेते ही शायद वो हेयर फॉल होता है, बट दिस इज द घूम के रीजन. इनफैक्ट आपको जब भी हेयर फॉल होता है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम 3 से 4 महीने पहले हो चुकी है, और ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है. सो आपके, मैंने समझा एक फॉलिकल होता है, ये आप समझिए कि रूट है, इसके अंदर आपके बाल का रूट है. ये रूट आपके बॉडी से अटैच्ड है. ओके, यहाँ से ब्लड सप्लाई जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं. कुछ समय बाद ये डिटैच हो जाता है, वो प्लक आउट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और ये बाल फॉलिकल में रहता है डिटैच्ड. इस स्टेज को कैटेजन स्टेज बोलते हैं, डिटैचमेंट को. और फिर आ जाता है टेलोजन स्टेज. मतलब नेक्स्ट 3 महीने में ये बाल वेट कर रहा है कि मुझे गिराओ. आप शैम्पू करोगे, चंपी करोगे, ब्रश करोगे हेयर, तो आपके बाल झड़ेंगे, और ये बाल इवेंचुअली झड़ेगा. जब ये बाल झड़ेगा तब ये फॉलिकल में एक नया बाल वापस आएगा. सो व्हेन यू सी हेयर फॉल टुडे, इट हैज़ बिन डिटैच्ड almost 3 months ago. It is falling today. लोग क्या करते हैं, अरे मैं आज बैंगलोर शिफ्ट हुई, मैंने बाल धोए, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए. झड़ ही नहीं सकते, 3 महीने पुराने बाल झड़ रहे हैं आज. हाँ, बैंगलोर शिफ्ट होके 3 महीने बाद एकदम से हेयर फॉल इंक्रीज हो गया, तो आप कह सकते हो अच्छा 3 महीने बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी, शायद मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, मेरा खाना ठीक नहीं था, देखो 3 महीने बाद मुझे कितने बाल झड़ रहे. सो देयर इज अ 3 month लैग. सिमिलरली रिजल्ट देखने में भी 3 महीने लगेंगे. सो अगर आपने आज त्रया का ट्रीटमेंट शुरू किया, वी हैव अ 3 किट रूल, कि मतलब आपको 3 महीना ये ट्रीटमेंट यूज़ करना होगा, क्योंकि जो डिटैच हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नो वे टू ग्लू इट बैक. नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड कैन सेव दैट हेयर. इनफैक्ट व्हाट वी डू एट त्रया इज वी यूज सीरम्स टू एक्सपेल दिस हेयर आउट. तो शायद इसीलिए बहुत लोगों ने मतलब ऐसे बोला, अरे मैंने यूज़ किया, मेरे तो बाल झड़ गए, बहुत सारे बाल हेयर फॉल हुआ, तो मैंने तो यूज़ करना बंद कर दिया. क्योंकि लोग शायद उसी में एकदम से डर जाते हैं कि अरे हेयर फॉल हो गया, अभी इसको बंद कर दो. और हैविंग दैट कंसिस्टेंसी टू सी थ्रू इट, उसकी ज़रूरत है. एब्सोल्युटली. तो हम क्या ये एक्सपेल क्यों कर रहे हैं हम बाल? क्योंकि तभी तो हम रीसेट, इट्स लाइक अ रीसेट, कि जो भी टूटे हुए डिटैच्ड बाल है उनको हमने फटाफट गिरा दिया. इट्स नॉट दैट एनी एडिशनल हेयर फॉल इज हैपनिंग. ये नेक्स्ट 3 months में गिरने ही थे. इट्स जस्ट दैट वी आर प्रीपोन्ड इट सो दैट वी कैन ब्रिंग द न्यू थिकर, हायर क्वालिटी, गुड थिकर स्ट्रैंड्स आउट इन 3 months, so that you see that visible volume difference. You see, तो आप देखोगे किट 1 में आपको हेयर फॉल इंक्रीज होगा, और जैसे आपने कहा बहुत सारे कस्टमर्स ये कंप्लेन लेके आते हैं, बट वी टेल देम इट्स अ गुड साइन. इट मीन्स आपको रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी दिखने वाले हैं, सिंस यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट. किट 2 आप देखोगे ड्रास्टिकली हेयर फॉल बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड तब लोग खुश हो जाते हैं, हाँ 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 अब बंद हो गया, अब कम हो गया. एंड किट 3 इज़ व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू सी सम बेबी हेयर, थिकर, न्यूअर, बिकॉज वो सारे जो फॉलिकल्स जिनमें को एक्सपेल किया था, अब उनमें वो ट्रीटमेंट के बाद, नरिशमेंट के बाद वाला हेयर बाहर आएगा. सो इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक. और अब आप ये सोचिए कि मार्केट में सिर्फ जो मैं सुनती हूँ, और आई एम श्योर आप भी सुनते हैं, 4 wash हेयर फॉल रिडक्शन, 28 days हेयर सीरम टू रीग्रो योर हेयर. It's scientifically impossible.
हमारी ह्यूमन एनाटमी ही ऐसे बनी है, जैसे आप डाइजेशन है, आप खाना खाओगे, एक प्रोसेस से वो डाइजेस्ट होता है, अगले दिन यू थ्रो योर एक्सक्रीटा आउट, स्वेटिंग है, दीज आर नेचुरल बॉडी साइकिल्स. Similarly, your hair has this natural cycle. So it has to pass through telogen, move into anagen, then catagen. ये साइकिल है हेयर का. अगर मैं आके बोल दूँ कि 23 से 28 दिन में बाल उग जाएंगे, वो झूठ है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. And that's why it really disturbs me कि how this industry has really manipulated quick fixes, and it's very difficult for me to explain people when they come, because they also expect, अरे आप ऐसे कैसे एक महीने में ठीक करके नहीं दे रहे हो, बाकी सब तो करके दे रहे हैं. But this is the science, and I think that's the awareness I want to create, ताकि लोग समझे कि यही सही तरीका है to get out of hair fall. माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम लाइक नोइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. ये पॉडकास्ट पहले होता या ऐसे कॉन्वर्सेशंस पहले हुई होती तो आई वुड हैव नोन कि मेरे साथ मैं जो खा रही हूँ उसकी रिजल्ट्स ऐसे ऐसे आने वाले हैं. बिकॉज लाइक द जनरल ऑडियंस, मुझे भी ऐसा लगता था कि हम लोग मतलब द डे एंड एज दैट वी लिव इन, हमें बहुत इंस्टेंट चीज़ों की आदत है, इसीलिए इंस्टेंट नूडल्स इतना हिट है क्योंकि हमें सब रिजल्ट भी इंस्टेंट चाहिए. एक दिन वर्कआउट किया, अगले दिन ही हम लोग वेइंग स्केल में खड़े होकर देखते हैं कि वजन घटा कि नहीं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट. नाउ आई अंडरस्टैंड द होल साइंस बिहाइंड इट. आई वुड ऑल्सो, मतलब मैं थोड़ा और पूछूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में जो है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसे फैसिनेट करते हैं. तो आई रियली वांट टू आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि हाउ उस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं है. सो देर आर रोजमेरी शॉट्स एंड ऑल, जिसके काफ़ी एडवर्टीजमेंट देखती हूँ. तो मुझे वो जस्ट जनरली जानना है कि वो लगाने से डू यू थिंक हेयर ग्रोथ हो सकते हैं? रोज़मेरी एक बहुत ही क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट है. कोई डॉक्टर इस दुनिया का रोज़मेरी इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेगा. एंड मैं क्योंकि मैं कहूँगी कि मैं नहीं करती, तो आपको लगेगा ठीक है, ये तो शायद इनकी ब्रांड का कोई पॉलिसी होगा. कोई दुनिया का डॉक्टर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दे यूज़ इट एज एन एड ऑन. एड ऑन का मतलब ये है कि एक कोर उनका ट्रीटमेंट होगा कि ये प्रूवन पेप्टाइड्स होंगे. हाँ, फिर वो अगर उन्हें लगे कि ये इसको एड ऑन डालना है, तो फॉर एग्जांपल त्राया के ऑयल में भी हमने रोज़मेरी रखा है. पर अगर आप वो ऑयल लगा लो, आप 6 महीना 1 साल लगा लो, मैं नहीं दे सकती गारंटी कि उससे बाल उगेंगे, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल की है मैंने R&D लैब में, दुनिया के बेस्ट रोज़मेरी इंग्रेडिएंट्स सोर्स करके, नहीं होते बाल. सो गोइंग बैक टू योर पॉइंट, राइट, तेबिना, सब कुछ अंदर हो रहा है. ठीक है, रोज़मेरी के शायद कुछ बेनिफिट है, शायद नहीं. इट्स अ ग्रे एरिया राइट नाउ. इट्स अ वेरी रीसेंट क्वेश्चनेबल स्टडीज़ हैव बीन डन. बहुत ही प्रूवन इंग्रेडिएंट नहीं है वो, तो हम डाल देते हैं कि चलो नुकसान तो नहीं दे रहा. पर उसको लगा लगा के जिस तरह लोग, लड़कियां दिखा रही है मेरे बाल उग रहे हैं, इज़ नॉट ट्रू. आपका बॉडी के अंदर आयरन लेवल्स, B12, डी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपकी गट हेल्थ, आपके हॉर्मोन्स, आपका PCOS, ये सारी चीज़ें हेयर फॉल कॉज कर रही है. अब मैं ऊपर से रोज़मेरी डालूँ या अमृत डाल दूँ, वो तो ऊपर है ना. फॉलिकल, अगेन स्कैल्प के 4 mm नीचे ये फॉलिकल, ये मिनी ऑर्गन है. चीज़ें वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है. ऑयल कभी भी पेनिट्रेट करके फॉलिकल तक पहुँचता ही नहीं है. ऑयल का काम है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, क्योंकि मसाज हो रहा है, और स्कैल्प को नरिश करना, क्योंकि स्कैल्प भी इम्पॉर्टेंट है स्कैल्प हेल्थ के लिए. दैट्स इट. ओह माय गॉड. अब मुझे वो भी जानना है, मिनॉक्सिडिल और ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें हैं. एक्चुअली मैं 5-6 साल पहले की बात है, लंदन में नॉर्मल जैसे किसी भी ब्यूटी शॉप, सेफोरा वेफोरा में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि मेन लगाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग. बोला कि ऐसे रात को लगा के आप सो जाओ, ऐसे झाग झाग होगा. तो आई वांट टू नो कि हाउ, व्हाट आर दोज एंड हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़. और उससे फ्यूम्स निकलता है, ऐसे भी सब लिखा हुआ था. हाउ सेफ इज़ दैट श्योर. एंड शुड पीपल यूज़ दैट, एंड उससे बाल उगते हैं कि नहीं? श्योर. सो मैं आपको
प्रूवन से नॉन प्रूवन लैडर में सीरम्स बताती हूँ। मिनॉक्सिडिल, एमोनेक्सिल, हाँ। ऐसे ऐसे सारे सब, मतलब ऐसा लगता है कि हम आधे साइंटिस्ट तो हो चुके हैं। सो सबसे ज़्यादा प्रूवन और नोन पेप्टाइड है मिनॉक्सिडाइल मॉलिक्यूल, लेकिन मिनॉक्सिडाइल हर किसी को ज़रूरत नहीं है। सो हेयर लॉस के ना हेयर फॉल के भी टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक टेलोजन बता दिया, ठीक है। अब टेलोजन अगर किसी को हो रहा है उसको मिनॉक्सिडाइल की ज़रूरत ही नहीं है, वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है। टेलोजन के लिए जैसे पोस्टपार्टम था, टेलोजन के लिए मिनॉक्सिडाइल नहीं ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है नरिशमेंट की। टेलोजन हो रहा है क्योंकि बॉडी में एक डिप्लीशन हो रही है, तो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और सीरम होना चाहिए थोड़ा लाइटर टाइप का, नॉट एज एक्सट्रीम एज मिनॉक्सिडाइल। बट अगर दूसरा टाइप ऑफ हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, ठीक है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस क्या होता है, जिसमें हेयर थिनिंग होने लगती है, बाल पतले 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 होने लगते हैं, और पतले होते होते आपको वाइडनिंग हो जाती है। मतलब जैसे आप ये मेरा सेंटर पार्टीशन देख रहे हैं, ये चौड़ा होता चला जाएगा, आपकी स्कैल्प दिखनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बाल इतने पतले हो रहे हैं, आपकी चोटी पतली होते 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 तो जैसे पोस्टपार्टम शुरू हुआ पर ठीक ही नहीं हुआ, और 10 साल बाद लेडीज़ अब मेरे पास आती है, मैं पूछती हूँ कब से हेयर फॉल हो रहा है, अरे जब मेरा बेबी हुआ था ना तब स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है, अब तो मैं गंजी हो रही हूँ। आई थिंक दिस एन एक्सेप्टेंस, और एक लोग औरतों के दिमाग में घुसाया गया है एक जैसे पीरियड्स होते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लो एंड यू लिव अ लाइफ विद इट, उस तरीके से आई थिंक एक एक्सेप्ट करा दिया गया है बचपन से ही कि बच्चा होने के बाद तो बाल झड़ जाएंगे, और लोगों को झड़ते तो लगता है हाँ ये तो होता ही है, सबको होता है, मुझे भी हो रहा है। इसको रिवर्स किया जा सकता है, ये अगर कोई किसी को बोल दे तो आई थिंक आई एग्री, आई टेक दैट एग्री, स्टेप राइट देन। आई एग्री, एंड आई थिंक इतना टफ टाइम होता है मेंटली, आपकी बॉडी आपकी जैसी नहीं रहती, आप इतना वेट गेन करके बैठे हुए होते हो पोस्टपार्टम में, आपके हार्मोन्स, आपका मतलब मेंटल हेल्थ इज सो बैड, उस ऊपर से एक वो हेयर फॉल आ जाता है जस्ट टू स्पॉइल एवरीथिंग। आई थिंक दैट्स द ईजीएस्ट टू फिक्स, तो वो कर लेना चाहिए, बट हाँ लोग करते नहीं है। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस इज मोर क्रॉनिक, मतलब वो ऐसे नहीं होता कि मुझे 3 महीने से हो रहा है, मुझे 3 साल से हो रहा है। समथिंग लाइक इवन पोस्टपार्टम हेयर फॉल अगर हम लोग उसी टाइम पे ना ठीक करें। ध्यान दें तो दैट कैन लीड टू फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, मेन में भी होता है, हम में भी होता है, वो जाके मिलता है एक एंजाइम से, 5AR उस एंजाइम को बोलते हैं। जब वो मिलता है वो बन जाता है समथिंग कॉल्ड DHT, और ये DHT जाके फॉलिकल को अटैक करता है। ये 2 चीज़ें करता है, एक ये फॉलिकल का जो ओपनिंग होता है ना उसको धीरे 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 बंद करने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। तो हर साइकिल में जो बाल आ रहा है, ये फॉलिकल का जो ओपनिंग है ये डिटरमाइन करता है आपके बाल की थिकनेस, कर्ली बाल है, स्ट्रेट बाल है, क्या टेक्सचर में आपके बाल निकलेंगे, क्या क्वालिटी में निकलेंगे। तो ये जब छोटा होता जा रहा है तो बाल पतले होते जा रहे हैं, हेयर थिनिंग, और फिर इवेंचुअली ये जाके बंद हो जाता है। तो जो बाल गिरा है साइकिल के बाद, नया बाल आ ही नहीं रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर पे बाल कम होते जा रहे हैं। सो इट्स अ मोर ग्रेजुअल थिंग, इट्स नॉट कि 3 महीने में कोई आपको ये हो जाएगा, आपको 3-4 साल लगेंगे, बट आपके फिर इवेंचुअली बाल कम होते चले जाएंगे और आपको स्कैल्प दिखने लगेगी। इसे बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। सो देर आर टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, एंड द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग यू द टाइप्स क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा मिनॉक्सिडाइल सीरम का। एक ऐसा सीरम जो मैं हर किसी को दे दूँ, कैन नॉट हैपन। एनी डॉक्टर यू गो टू, वो पहले आपसे बातें करेंगे, आपका हेयर, आपका सर देखेंगे कि कहाँ हो रहा है हेयर लॉस, कितना हो रहा है, कब से हो रहा है, 6 महीने पहले क्या हुआ, आप कैसे सोए, आपकी गट कैसी है, आप क्या खाते हो, ये क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपकी हिस्ट्री ली जाती है और हिस्ट्री से डायग्नोसिस किया जाता है। बिना डायग्नोसिस बालों को ठीक करना बहुत मुश्किल है, और ये इस हेयर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, डायग्नोसिस कोई कर ही नहीं रहा है। सो नाउ कमिंग टू सीरम्स, मिनॉक्सिडाइल 2% फॉर women, great for female pattern hair loss, not very suitable for telogen effluvium, only to be given in advanced cases, early cases not required, not to be given when planning a baby or pregnant.
सेकेंड लेवल रीडेंसाइल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, ये सारे पेप्टाइड्स आ जाते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्क बेटर देन इंडिविजुअल. ठीक है. दीज आर मोर सूटेबल फॉर टेलोजन एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ फीमेल पैटर्न. अब ये अलग अलग पेप्टाइड्स है, बहुत सारे हैं. जितने प्रूवन और अच्छे हैं सब त्राया के पास है. वी हैव अबाउट 5 ऑफ देम. हम डिसाइड करते हैं जब आप कोई हेयर टेस्ट भरता है कि उसको क्या देना है, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी. अरे मैं कहीं सुना मिनॉक्सिडाइल लगा, आपकी फ्रेंड आके बोलेगी मैंने तो मिनॉक्सिडाइल लगा, मेरा ठीक हो गया, तू भी ले ले. डजंट वर्क दैट वे. उसकी बॉडी के लिए, उसके टाइप ऑफ हेयर फॉल के लिए वो ठीक था. आपके लिए क्या ठीक है वो हम बताएंगे. एंड दैट्स वाई द फोकस इज ऑन डायग्नोसिस फर्स्ट. मार्केट में जो भी न्यू रिसर्च हो रही है, वी आर ऑन टॉप ऑफ इट. कल को अगर 3 नए पेप्टाइड्स आएंगे, सबसे पहले हम त्राया में उसको लॉन्च करेंगे. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द डायग्नोसिस. So this is a very interesting and a very securing thing कि मुझे जाके रिसर्च कर करके ये भी वो फोमो होना नहीं चाहिए कि मैं ये भी लगा लेती. तो इट्स लाइक फाइंडिंग आउट द राइट डायग्नोसिस फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी एंड उस हिसाब से उधर सब कुछ है. एब्सोल्युटली. इसलिए त्राया का कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है जो मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट है, क्योंकि वो है ही नहीं ना. कुछ मैं कैसे, किसके लिए क्या बेस्ट है वो सब अलग है. सो इट इज़ द प्रोसेस एंड द डायग्नोसिस दैट वी फोकस ऑन रादर देन फिर बेस्ट क्या है हम ढूंढ के लाएंगे, फिर वो वर्ल्ड के किसी कोने से क्या ढूंढना है वो हम ढूंढ के ले आएंगे. और एक ट्रीटमेंट, मैं पहले ट्रीटमेंट्स का पूछ लूँ फिर मैं स्टार्टिंग में जाके, क्योंकि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. सो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क समबडी हु कैन गिव मी द क्लियर आंसर. तो पीआरपी की भी बहुत बात होती है आजकल, जहाँ पे पीपल हु नो दे नो. सो पीआरपी, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़ एंड शुड पीपल डू इट और नॉट? सी पीआरपी क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ. ये एक प्रोसीजर होता है जो आप डॉक्टर के पास जाके करते हैं. वो आपका ब्लड निकालते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज यानी घुमाते हैं. आपके ब्लड से एक प्लाज्मा बाहर निकलता है, उसको वो आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं. उसके पास वो प्लाज्मा में रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है. तो ये जो बंद फॉलिकल है शायद वो वापस खुल जाए रीजनरेशन से, वो प्लाज्मा से. पीआरपी का सक्सेस रेट 66% डिक्लेयर किया गया है बाय द रिसर्च डन ऑन पीआरपी, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि सबको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर फॉलिकल खुल जाएगा. इट डिपेंड्स. इट इज़ यूजफुल. द डिसएडवांटेजेस आर कि आपको वो कंटिन्यूस कराना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि मैंने एक सेशन ले लिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया. सेकेंड डिसएडवांटेजेस वो थोड़ा इंजेक्शन, प्रिक एंड ऑल दैट. थर्ड डिसएडवांटेजेस इज एक्सपेंसिव. आप 1 सेशन, 2 सेशन, 5 सेशन लेंगे, आपका 6, 7, 8 महीने का काम हो गया, आपको वापस दोबारा जाना पड़ेगा. सो वी डू नॉट रेकमेंड पीआरपी फॉर पीपल जो त्राया का ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि ये सफिशिएंट है. हम स्लो आयुर्वेदा नरिशमेंट इंटरनली वही कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एक रीजनरेटिव स्टेट में डाल रहे हैं. त्राया भी फॉलिकल खोल रहा है, वही चीज़ हो रही है, क्योंकि इंटरनली ज़्यादा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जा रहा है नीचे से फॉलिकल को. सी फॉलिकल जिंदा है, बंद है पर जिंदा है. उसको जैसे वो ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा वो बोलेगा ओ आई फील हेल्दी अगेन, लेट मी ओपन अप. ऊपर से सीरम्स भी डाल रहे हैं टू रिड्यूस द DHT अटैक्स. तो सब हो रहा है ट्रीटमेंट से. यू माइट नॉट वांट टू गो टू अ पीआरपी इफ़ यू आर डूइंग त्राया. हाउएवर हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं हमें तो लेना है क्योंकि हमारी डर्मैट ने बोला. नो हार्म, प्लीज़ डू इट. साथ में करिए और अच्छी बात है. वो इतने ज़्यादा घबराए हुए, उन्हें हर चीज़ ट्राई करनी है, करिए, कोई डिसएडवांटेज नहीं है. इट माइट हेल्प यू. सो these are the pro cons I've explained. And But I also wanted to know for जैसे आपने बोला कि पीआरपी इस तरीके से काम करता है, बट जैसे हेयर फॉल के से 22-year-old गर्ल स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है, द काइंड ऑफ वर्क दैट शी इज़ डूइंग, मे बी बस में घूमना फिरना, पोल्यूशन, बालों में चिपकना, और पोस्टपार्टम का अलग कॉज है, फिर पेरीमेनोपॉज का अलग कॉज है. तो फॉर ऑल द थिंग्स पीआरपी काम कर देगा? सी पीआरपी क्या कर रहा है, पीआरपी ऊपर ऊपर से आपके फॉलिकल को हेल्प कर रहा है खुलने के लिए. अंदर से आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया. आपके जो हार्मोन्स, जो स्ट्रेस बालों पे अटैक कर रहा है वो आपने सॉल्व नहीं किया है.
इसीलिए पीआरपी बार बार करवाना पड़ता है, क्योंकि आप सिम्टम ठीक कर रहे हो, रूट कॉज को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी गट प्रॉब्लम है, ले स्ट्रेस का एग्जांपल लीजिए, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बन रहा है, कॉर्टिसोल जाके डायरेक्टली फॉलिकल पे अटैक करता है और आपकी गट में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बंद कर देता है, तो न्यूट्रिएंट बालों तक नहीं पहुंच रहे। दिस इज़ व्हाट अ बॉडी विद स्ट्रेस इज गोइंग थ्रू। पीआरपी क्या कर रहा है, फॉलिकल लेवल पे उसको रीजनरेट कर रहा है। 6 महीने का काम हो गया, पर अंदर की प्रॉब्लम तो उससे ठीक नहीं हुई ना, हेयर फॉल दोबारा। तो मतलब इट इज़ लाइक अ लूप, आप It's a करते ही loop. रहो, आप करते ही रहो, पैसे डालते रहो, ऊपर ऊपर से हुए जाएगा। लेकिन दिस इज़ आई फील नाउ आई अंडरस्टैंड एक्चुअली कि बजट फ्रेंडली और अंदर से ठीक करो। करेक्ट। सो आपके व्हाट वील डू एट त्राया, राइट, हम इस पर्सन को इंटरनल हर्ब्स देंगे स्ट्रेस के लिए। वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड कामरस। कामरस इज हर्ब्स फॉर अ स्ट्रेस्ड बॉडी। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ में जब मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेस रिड्यूस कर लो, स्ट्रेस रिड्यूस कर लो, देयर आर सो मेनी मॉम्स आउट देयर हु जस्ट से कि स्ट्रेस तो रिड्यूस कर लो, लेकिन कैसे? यार हमारे आयुर्वेदा एक ट्रेजर है, उसमें मतलब इट्स अ गोल्ड माइन फॉर थिंग्स दैट हैव नो साइड इफेक्ट्स, नेचुरल हर्ब्स टू हेल्प अस विद एवरीथिंग। सो स्ट्रेस की मैं बात करूँ तो अश्वगंधा एक फेमस इंग्रेडिएंट है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जटामांसी, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो अगर बॉडी में दिए गए वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं। तो जो स्ट्रेस से जो हार्मोन्स बन रहे, कॉर्टिसोल बन रहा है, वो जाके बालों को अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि एक बैरियर बन गई है। गट हेल्थ को हम इम्प्रूव करते हैं, ताकि जब स्ट्रेस आके बोलेगा कि हम आपके गट को ख़राब करेंगे, गट हेल्थ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है, वो कॉर्टिसोल उसको नहीं अटैक कर पाएगा। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं बॉडी में। स्ट्रेस रहने वाला है, स्ट्रेस हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हमारी बॉडी हम लेते हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। But you can, with your exercise, with your additional nourishment and some of these Ayurvedic herbs, you can very well create a shield at a cellular level ताकि स्ट्रेस आपको हार्म ना करे, राइट? तो आपको नस्य घृत दिया गया था, जो जब डिस्टर्ब स्लीप होती है तो स्लीप इज़ द मोस्ट नेचुरल वे टू फाइट स्ट्रेस बॉडी में। हमें 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 गॉड ने ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल दिया गया है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, आप समय से सोना शुरू कर दीजिए। आपको पता है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एग्ज़ाम आ रहा है, मीटिंग्स है, या कोई वर्क स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, उस समय पे आप ज़रूर टाइम पे सोइए, उस समय पे आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप टाइम पे सोएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे वाले हार्मोन बॉडी में आना शुरू होंगे, ऑल द एंडोर्फिन्स, ऑल द सेरोटोनिन, ऑल द गुड हार्मोन्स, और वो जाके कॉर्टिसोल को नलिफाई कर देगा। तो ये 2 लेवल का कॉर्टिसोल आया, 2 लेवल के पॉजिटिव, 2 - 2 = 0, स्ट्रेस का हो गया ठीक। मतलब मुझे सोच के याद आ गया, जब मैं नस्य घृत लेती थी तो मतलब भले मैं स्ट्रेस में हूँ, भले मैं इसको एक रूटीन जैसे फॉलो कर रही थी, पर मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे एकदम से बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो गया, नेज़ल चेम्बर खुल गया, तो सोते सोते कभी भी ऐसा लगता था नोज़ ड्राई हो रहा है, कभी एसी में सो के, एवरीथिंग वाज जस्ट अलाइंड। और आप स्ट्रेस के लिए आपने क्या बोला, वो कामरस, दे आर कामरस। जस्ट आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपको अच्छा, एंटी स्ट्रेस बहुत सारा मिला के सी, आयुर्वेदा में ना ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा सबसे पावरफुल तब है अगर वो कस्टमाइज्ड है। मैं आपको बोल दूँ एक करक्यूमिन सब खा लो, एक शतावरी सब ले लो, एक अश्वगंधा, तो ये तो आयुर्वेदा की रॉन्ग तरीका है यूज़ करने का। आयुर्वेदा इज़ बेस्ट यूज्ड, आप मोस्ट ऑथेंटिक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएंगे ना, एंड आई हैव बिन टू द बेस्ट इन द कंट्री, वो अपने क्लिनिक में, अपने उसमें आपसे बात करेंगे, आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, फिर उनका एक छोटा सा कॉर्नर होगा, वो जाके वो 33 हर्ब्स को मिक्स करके आपकी पूड़ी बनाएंगे, एक हर्ब नहीं देंगे कभी। सो आप त्राया के भी फॉर्मुलेशंस देख लिए, कोई भी हेयर रस, हेयर संतुलन, मॉम संतुलन जो पोस्टपार्टम के लिए है, it's not 1 or 2 herbs, it's a compound of herbs that when put together and वो सही तरीके से जब मैन्युफैक्चरिंग की गई है उसकी, सोर्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तब वो जाके इम्पैक्ट करती है। तो ये जो हम मार्केट से ले लेते हैं ना कि एक अश्वगंधा खाना शुरू कर दिया है मैंने, एक करक्यूमिन लेना शुरू कर दिया, इट्स नॉट वेरी यूजफुल। ऑल्सो
जैसे और भी कुछ कुछ और चीज़ें पूछ लेती हूँ. आई हैव द ग्रैंड मास्टर ऑफ हेयर, तो जिनके पास सारे नॉलेज है. तो बोलते कि कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं. जैसे कि बचपन में मैंने सुना था टाइट 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 करके बाल बांधो तो और बाल बढ़ेंगे, और बड़े होने के बाद अभी सुनती हूँ कि जितना आप टाइट टाइट बाल मत बांधो. तो राइट चीज़ क्या है? ये ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं. जैसे टाइट बांधना एक्चुअली गलत है, क्योंकि अगर आप बाल बहुत टाइट बांध रहे हो तो वो खिंच रहे हैं. खिंचने से ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, क्योंकि आप आपके बालों को स्ट्रेन दे रहे हो. तो जो बाल हमेशा बचपन में जिन्होंने चोटियाँ बांध बांध के रखी है टाइट, उनको दिखेगा कि यहाँ यहाँ हेयर लाइन पे हेयर कम है, क्योंकि वो ट्रैक्शन में जा चुके हैं. तो मतलब खींचातानी में खींचा निकल गया. हाँ. मैंने देखा है लोगों को जिनकी हैबिट होती है टाइट बन बना के रखने की, वो 2400 घंटे एक ही हेयर स्टाइल में होते हैं, कभी बाल खुले रखते ही नहीं है. तो वो टाइट बन बांधने वाले लोगों की हमेशा यहाँ पे हेयर लॉस होता है. यहाँ पे टूटे 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 हेयर ब्रेकेज होंगे, बेबी हेयर होंगे बहुत सारे, और टूटे हुए बाल होंगे, और कम बाल होंगे. यहाँ पे क्यों कम है? क्योंकि वो ट्रैक्शन में जा रहे हैं. सबसे सिंपल सोल्यूशन, टाइट बांधना छोड़ दो. कुछ मत करो, सिर्फ टाइट बांधना छोड़ दो. सुन रहे हो आप लोग? और आई नो बहुत लोगों को आदत नहीं होती. मुझे खुद को, जैसे मैं काम शुरू करती हूँ, आई नीड माई हेयर टाइड, आई कैन नॉट कीप देम ओपन. पर यू सच वंडरफुल हेयर, मतलब एकदम फोरहेड पे ही इतने बाल है कि अब बचपन से पता था दैट, और नैक था इस चीज़ में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं अभी भी एट प्रेजेंट आई हैव अ 11 मंथ ओल्ड बेबी, और मैं त्राया का पोस्टपार्टम किट ले रही हूँ. और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मुझे आके कैमरा फेस करना है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड हेयर लॉस. तो मैं प्रिवेंटिव वे में, ऑनेस्टली कहूँ, लास्ट 5 years में साल का मैं 3 महीना हेयर वाइटामिन खाती हूँ त्राया का, विच इज़ अ मल्टी वाइटामिन. 3 months का कोर्स होता है, और 8 महीने एक हेयर रस करके हमारा प्रोडक्ट है. ये 2 चीज़ें मैं खाती हूँ. मुझे कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये 2 चीज़ें खाती हूँ. इज दैट अ मेंटेनेंस? दिस इज़ माई मेंटेनेंस, कि मेरी बॉडी को वो नरिशमेंट हमेशा रहे, मुझे वो न्यूट्रिएंट लेवल हमेशा हाई रखना है. क्योंकि मुझे कभी हेयर फॉल में मतलब वाई गेट इट एंड देन ट्रीट वेयर आई नो दैट आई कैन प्रिवेंट इट. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेयर एनी मोर, देबीना. आई जस्ट फील हेल्दियर. मेरे हीमोग्लोबिन लेवल्स अच्छे हैं. अगर आप मेरा अभी ब्लड टेस्ट कराएंगे, मुझे B12, D, हीमोग्लोबिन सब परफेक्ट आएगा. मुझे एनर्जेटिक फील होता है. मुझे बच्चे भी संभालने, काम भी संभालना है. मैं कैसे आई कैन अफोर्ड, हम जैसे, हमें तो फिट रहना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है. एब्सोल्युटली. आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड, इज देयर समथिंग, मतलब मैंने जैसे कि जिसको वैसे हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है, बट somebody सी दे फील दैट कि बाप रे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बाल झड़ जाए, बाप रे, मैंने मतलब हमेशा एक स्ट्रेस में रहते हैं. सो इज देयर समथिंग कॉल्ड अ मेंटेनेंस दिस थिंग? आई हैव अ गुड स्किन डज नॉट मीन कि मैं कोई क्रीम नहीं लगाऊं. मैं तो लगाना चाहती हूँ कि एक कुछ करूँ, पर मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो कि चीज़ें अच्छी नहीं होती है कभी. तो बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि मैं और फिर क्या लगाऊं फिर, सो is there something called a maintenance kit or something? श्योर, आई विल आंसर दिस इन 2 ways. वन इज़ कि त्राया में हम क्या करते हैं, और एक जनरल कि आप आपके घर में भी क्या कर सकते हैं. That will be amazing. है ना? Yes. सो वन, त्राया में जब आप हेयर टेस्ट भरोगे और आप बोलोगे कि मुझे कोई सिवियर हेयर फॉल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी भी एक किट तैयार होती है, और वो मेंटेनेंस किट होती है, प्रिवेंटिव किट होती है. उसमें हम आपको बेसिक नरिशमेंट देते हैं विच विल हेल्प यू. वी मेक श्योर वी गिव यू अ गुड ऑयल, क्योंकि स्कैल्प क्लीन रखनी है, डैंड्रफ अवॉइड करना है. डैंड्रफ आने से हेयर फॉल आ सकता है. एंड थर्ड, हम आपको एक बेसिक सिंपल शैम्पू देते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन योर स्कैल्प टाइप. ऑयली स्कैल्प के लिए अलग. हम हमेशा सोचते हैं शैम्पू हेयर टाइप से होना चाहिए. आई हैव टेक्सचर्ड हेयर, आई हैव कर्ली हेयर, आई हैव स्ट्रेट हेयर. नो, शैम्पू ओनली शुड बी बेस्ड ऑन योर स्कैल्प टाइप, नॉट हेयर टाइप. क्योंकि शैम्पू स्कैल्प में किया जाता है, बालों में नहीं ना. वो एक मार्केटिंग चीज़ है. हेयर टाइप, साइंटिफिकली हेयर टाइप हैज़ नथिंग टू डू विद योर शैम्पू, अनलेस I mean, conditioner, mask, serums to style your hair is a different story, but shampoo needs to be based on your scalp type. तो ये basic एक maintenance preventive kit है त्राया में, जिसमें एक सीरम होगा, एक ऑयल होगा, एक शैम्पू होगा, और एक कुछ सप्लीमेंट्स होंगे जो नरिशमेंट के लिए है. अब आई वॉन्ट टू आंसर
बिना त्राया खरीदे आप घर बैठे मुफ्त में क्या क्या कर सकते हो टू स्टे अवे फ्रॉम हेयर फॉल। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपके बालों के लिए आपका नरिशमेंट। आप ठीक से टाइम, बहुत ही फंडामेंटल क्लीशे आंसर है, पर सही खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना, सही टाइम पे सोना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहे। जो हमारी फीमेल की बॉडी में हो रहा है हमें पता है। एक्सरसाइज इज द सिंपलेस्ट, स्लीप एंड एक्सरसाइज इज द ओनली वे टू बैलेंस योर हार्मोन्स। बिना कुछ खाए, बिना कोई सप्लीमेंट लिए, बिना आयुर्वेदा की मदद लिए, ये 2 चीज़ें आपके पास है, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर सप्लीमेंट्स खाने पड़ेगा। सो दिस एंड फूड में भी अगर आप डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट चीज़ें कम करें, जैसे कि ग्लूटेन, दूध, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और न्यूट्रिएंट लेवल अपनी बॉडी का और प्लेट का बढ़ाए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स। आपकी प्लेट में सब्ज़ी ज़्यादा लीजिए, रोटी राइस कम लीजिए। हमारा इंडियन खाना बहुत कार्ब हैवी होता है, प्रोटीन बढ़ाइए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप डाइट में करेंगे तो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। होपफुली आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रूर याद रखिए, एज ए लेडी हेयर फॉल बायोटिन गमीज़ बहुत बिकती हैं। बायोटिन की प्रॉब्लम बहुत रेयर है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आयरन। फाइंड आउट करिए किस किस खाने में आयरन मिलता है, लीजिए। वंस अ ईयर ब्लड टेस्ट कीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल आपको पता हो। Iron is 60% of women in this country have anemia, and that is a bigger cause of hair fall than anything else. आयरन के बाद आता है B12 के बाद आता है D, और फिर बहुत सारे 19 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कमी से हेयर फॉल हो सकता है। तो मैं तो साल में 3 महीना मल्टीविटामिन खा लेती हूँ, क्योंकि जितना नॉट द होल ईयर, जरूरी इट्स अ नहीं। 3 month कोर्स। अच्छा, त्राया में जो भी आता है हम उन्हें 3 महीने ही मल्टीविटामिन देते हैं। 3 महीने के बाद आप चाहोगे तो भी हम आपको वेबसाइट पे खरीदने नहीं देंगे। योर कोर्स इज ओवर, राइट। सो इट्स अ 3 month कोर्स। एवरीथिंग हैज़ अ कोर्स ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया तो आपको पूरा खाते ही रहना है ज़िंदगी भर। वी स्टार्ट विद द मोस्ट एलैबोरेट किट, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर आप 8th month पे त्राया में पहुंच गए हो, सो यू वुड जस्ट हैव ऑयल, सीरम एंड शैम्पू, सब बंद। You are nourished, your hair fall problem is solved. All we need to do is now maintain. हाउ लवली। और मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज एंड कंडीशनर्स अवेलेबल है, हेयर मास्क, सीरम्स एंड एवरीथिंग। कैन यू टेल दैट वन इंग्रेडिएंट जो हम अगर हेयर में, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ होते हैं, तो ऐसे कौन सी हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में लोग ध्यान रखें कि ये चीज़ मेरे प्रोडक्ट में हो तो मुझे नहीं लगानी चाहिए? आई थिंक मैं कोई ऐसे इंग्रेडिएंट को वो नहीं करना चाहती, ब्लैक लिस्ट। पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू इज़ बेटर, स्पेशली इफ़ यू हैव अ ड्राई स्कैल्प टाइप एंड ट्रीटेड हेयर, मतलब आपने केराटिन स्मूदनिंग वगैरह कराई हुई है। पैराबेन और सल्फेट, मतलब पैराबेन स्पेशली, आई थिंक उसके बारे में भी बहुत सारे Yeah. कॉन्ट्रडिक्शंस है। Correct. कोई बोलते हैं कि पैराबेन हो तो आप बिल्कुल भी मत लगाओ, और कोई बोलते हैं कि पैराबेन नहीं हो तो उसका शेल्फ लाइफ इतना ही मतलब ज़ीरो हो जाएगा, तो वो ख़राबी हो जाएगा, सड़ जाएगा सामान। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट, आई मीन हाउ। सो आई वुड से कि पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू इज़ टू गो। हमने भी जो त्राया में शैम्पू बनाया वो पैराबेन सल्फेट फ्री बनाया है, उसकी शेल्फ लाइफ अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है। हाँ, अगर मार्केट के मास शैम्पूज देखे जाए तो आई डोंट नो इफ़ आई कैन कमेंट ऑन देम, बट देर आर वेज टू मेक श्योर दैट द शेल्फ लाइफ इज़ गुड इवन विदाउट पैराबेन। इट इज़ पॉसिबल, राइट। सो आप सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पू लीजिए। शैम्पू ना आपका हेयर फॉल कॉज कर सकता है, ना आपका हेयर फॉल से आपको बचा सकता है। शैम्पू का काम है बाल धोना, दैट्स इट। सो डोंट वरी मेरे शैम्पू में कुछ इंग्रेडिएंट है, ये शैम्पू की वजह से मुझे हेयर फॉल हो गया, मैं शैम्पू बदल देती हूँ। 300 रुपये वाला शैम्पू और 4000 रुपये वाला शैम्पू वही काम कर रहा है, बाल धो रहा है। आप वो चूज़ करिए जो आपको धो के अच्छा फील हो, कि मेरे बाल सॉफ्ट है, टेक्स्चर अच्छा है। उससे ज़्यादा शैम्पू की कोई क्षमता ही नहीं है, ना ख़राब करने की ना सुधारने की।
ठीक है, सो शैम्पू इज सॉल्ट. नाउ कंडीशनर, मास्क, सेम ट्रायल एंड एरर. आपके बाल पे क्या सूट हो रहा है, आप किस वेदर में रहते हैं, ह्यूमिड मुंबई, तो उस हिसाब से यू नीड टू फाइंड द राइट थिंग फॉर यू. जो हेयर सीरम्स है दो तरह के होते हैं. एक डीटैंगल सीरम्स जो बालों पे लगाए जाते हैं, उनका काम होता है कि यहाँ से मेरे बाल डीटैंगल हो जाए ताकि वो स्मूथ हो जाए, प्रोटेक्ट करे. मैं हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ कर रही हूँ उससे पहले मैं लगाऊँ, वो अलग सीरम्स है. जो बालों पे सीरम्स, यहाँ स्कैल्प पे सीरम लगाए जाते हैं, वो हेयर ग्रोथ के लिए. उनमें प्लीज़ रोज़मेरी और ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट्स वाले सीरम्स ना खरीदीजिए. आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं. उससे अच्छा आप कुछ मेडिकली बैक्ड पेप्टाइड वाला सीरम लीजिए, आपके लिए क्या अच्छा है. आई वुडेंट रेकमेंड बाइंग एनी ऑफ दोज रोज़मेरी सीरम्स दैट आर ट्रेंडिंग. सी, रेड फ्लैग इज़ जो ट्रेंड हो रहा है. पहले अनियन हो रहा था, अब रोज़मेरी हो रहा है, कल को कुछ और आएगा. जो ट्रेंड हो रहा है और हर ब्रांड उसको बेच रही है, उससे आप दूर रहिए. लुक एट इट. अभी मैं और एक भी सवाल पूछूंगी बिकॉज आई हैव 2 गर्ल्स. और हमारी मम्मियाँ जब भी मिलते हैं एक डिस्कशन ज़रूर होता है कि बच्चियों के कम कम जो बाल होते बच्चियों के, तो वो कैसे उगाया जाए. बिकॉज आई थिंक किड्स बेबी स्टेज इज़ द स्टेज जो हर माँ के लिए एक कंसर्न. जैसे आपने बोला कि मैं शायद खुद दवाई लेना भूल जाऊंगी लेकिन मैं उसका दवाई कभी नहीं भूलूंगी. तो मैं खुद के बाल से ज़्यादा मुझे उसके लिए भी ध्यान आता है. एंड द अदर डे आई मेट वन को एक्टर. उन्होंने भी बोला उनकी छोटी बेबी है अभी 9 मंथ्स की और एकदम मतलब बाल बहुत ही कम है, टकलू टकलू सी, पर क्यूट ही लगता है फॉर एन ऑडियंस. लेकिन माँ को बहुत कंसर्न था कि उसकी तो बाल ही नहीं आ रहे, तुम क्या करती हो बच्चों के लिए. तो मैं वो जानना चाहती हूँ फ्रॉम यू, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू फ्रॉम द स्टेज 0, लाइक बचपन से क्या कर सकते हैं. टू नॉट बॉदर एंड लीव देम. शेव कराने से, बार बार मुंडन कराने से कुछ नहीं होता. इट्स अ मिथ. ठीक है, बालों का टेक्सचर चेंज होता है. बहुत बार मुंडन कराते हैं और फिर लोग सोचते हैं अरे पहले पहले थिक नहीं थे अब थिक आ गए. आप नहीं कराओगे तो भी टेक्सचर चेंज होगा. द किड्स आर बॉर्न विद अ डिफरेंट टेक्सचर एंड इवेंचुअली दैट टेक्सचर चेंजेस एंड देयर इज अ होल साइंटिफिक रिसर्च अराउंड इट. आप बस बच्चे के न्यूट्रिशन पे फोकस करो. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, डू इट. अगर आप नहीं कर सकते तो हाउ डू यू रियली पुट द किड ऑन प्रॉपर फूड एज सून एज पॉसिबल, राइट. चाइल्ड न्यूट्रिशन मतलब जो ऐसे कहते हैं कि 0 to 3 years में जो बच्चे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनके पास कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, ये सब फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज है, तो 40 पर उन्हें ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होगा. द डीप लिंकेज विद 0 to 3 डेफिशिएंसी विद 40 क्रॉनिक डिजीजेस. अच्छा. सो चाइल्ड ओबेसिटी से दूर रहना है. हमको कभी कभी लगता है गोलू पोलू बेबी इज़ वेरी गुड. आपके पीडियाट्रिशियन से बात कर लिए, वो हमेशा मेरे पीडियाट्रिशियन ने हमेशा मुझे ये वेट चेक किया और हम हमेशा माए करते मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, इसको और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ. चाइल्ड ओबेसिटी इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. कोई बच्चा भूखा रह के उसको एंड में वो कितना भी फंसी है उसको भूख लगेगी वो खा लेगा. सो टॉक सच थिंग्स विद योर पीडियाट्रिशियन. जनरली बच्चों का ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते, तो हमें खाने से और हमारे ट्रेडिशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं. रागी का बच्चों के लिए सत्व बनाना. रागी है सो मच कैल्शियम, सो मेनी न्यूट्रिएंट्स. इतना बोल बच्चा रागी का खाएगा वर्सेस सिंपल आटे की रोटी खाएगा, रागी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है. तो आप ऐसे ऐसे आपके खाने ढूंढिए और खाना अच्छा खिलाइए. हेयर विल ऑटोमेटिकली कम एज द बेबी ग्रोज. कोई आपको, मुझे 3 साल का बच्चा नहीं मिलेगा जो बोलेगी माँ कि मेरे बच्चे के बाल ही नहीं आए. वो 0 to 3 में लेट देम बी. आई नो एज मदर्स एंड स्पेशली विद डॉटर्स वी आर स्कैर्ड अ बिट. नथिंग टू बी डन. And what after 3-year-old? So I have 3 nieces और मेरी both my sisters are behind me कि इसके बालों के लिए हम क्या करें, बालों के लिए हम क्या करें. So I went back to Traya has about 80+ dermats, Ayurveda doctors. मैंने सबसे पूछा मैं मेरी nieces के बाल कैसे ठीक करूँ, right? And that's why I can answer this. I think जो हेयर केयर होता है कि बाल में थोड़ा बहुत तेल लगाना. हाँ, लाइट तेल. जैसे मेरी एक नीस है उसको डैंड्रफ आ रही है यंग एज पे ही, इसका मतलब उसका स्कैल्प टाइप बहुत ऑयली है,
तो उसकी मम्मा ने तेल लगाना छोड़ दिया कि इसका तो बहुत स्कैल्प टाइप ऑयल है, तो उसके बाल सब टूटे रूखे फूके, क्योंकि वो खेलती रहती है खुले बाल हेयर बैंड लगा के, तो उसकी ब्रेकेज बहुत हो रही थी. सो आई गेव हर अ वेरी लाइट वेट ऑयल जिससे डैंड्रफ नहीं होगी. इनफैक्ट उस ऑयल में मैंने एसेंशियल ऑयल डाला बर्गमॉट, जिसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे. बिफोर यू से ऑल दीज इतने सारे डिफिकल्ट चीज, मुझे शायद लगता है मैं ये बाहर जाके भूल जाऊंगी. तो इज इट अवेलेबल इन त्राया, लाइक त्राया Yes. चाइल्ड बोल के ऐसा कुछ है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली त्राया चाइल्ड नहीं है. पर अगर आप त्राया से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके हेयर कोच से बात करिए एंड they'll हेल्प यू आउट. मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि चाइल्ड के लिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं है. और सोने का व्हाट इज द राइट टेक्निक? आई मीन टू लीव द हेयर ओपन एंड स्लीप, और टू टाई इट, और आजकल ऐसे फैंसी ऐसे मास्क आए हैं, आई नो. सिल्क, क्या वो शिव, हाँ, क्या है जो सिल्क silk केसेस विद सिल्क पिलो केसेस. सिल्क पिलो केसेस. एंड मैंने तो सिल्क बेडशीट और सिल्क पिलो केसेस लगा, मेरे हस्बैंड ने उठा के फेंक दिया, बोला इसमें मैं फिसल जाता हूँ, मतलब सोने की ग्रिप नहीं मिलता, यू स्लीप लाइक दिस एंड यू आर स्लाइडिंग अवे. तो सब निकाल के मतलब निकलवा दिया. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड वो जो हेयर कैप होता है, हाउ टू एक्चुअली स्लीप. सी अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हेल्दी अच्छे बाल है, आप लूज़ आपके बाल खुले भी रख सकते हैं, या फिर आप एक लूज़ प्लेट चोटी बना के आप सो जाइए, ताकि रात में आपके पिल्लो के फ्रिक्शन से वो बहुत ज़्यादा टैंगल ना हो जाए. अगर आपके बाल फ्रिजी है, डैमेज्ड है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप चोटी बनाएं, कोम करके चोटी बना के सोए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पिल्लो के फ्रिक्शन से भी आपके बाल पूरे टैंगल्ड आप सुबह उठोगे घोंसला लेकर. इट इज़ बिकॉज योर हेयर इज़ सो डैमेज्ड कि उनका वो फ्रिक्शन से वो बहुत ज़्यादा टैंगल हो जा रहे हैं. सो इसके लिए अगर जैसे मैं खुद अपने बाल कोम करके प्लेट्स बना के सोने जाती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरे बाल सुलझे हुए उठूँ. Right? I don't have to detangle them in the morning. Now, for these cases, if you put a silk thing, if you put a silk pillowcase, all of these things help for this one reason कि वो friction चला जाता है. So then you can do all this. आप कितना करना चाहते हैं उस पर है. मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ. मैं वो 10 स्टेप स्किन रूटीन हेयर रूटीन वाली लड़कियों में से नहीं हूँ. तो मैं अगर बाल कोम करके प्लेट बना लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. सिंपल एंड मोर प्रैक्टिकल. Yeah. और भी एक चीज़ मुझे जाननी थी, विच इज़ फ्रॉम माई पर्सनल दिस थिंग, दैट मेरी बेटी के एक बेटी के बालों में जटा हो जाता है, पूरा जो एकदम जटा. एंड एवरीबडी सेज दैट इट इज़ शिव जी का जटा. एक बार हुआ उसको, वो खुद ही गिर गया हो के ऑब्वियसली. सेकेंड टाइम भी हो गया जटा. अब उस दूसरे का नहीं होता है. इट्स नॉट दैट द हेयर केयर वी गिव, बिकॉज हेयर केयर दोनों के लिए सेम होता है. उसका हेयर टाइप ही ऐसा है जिसमें पता नहीं जटा हो जाता है. सो लाइक नाउ आई हैव गॉट द चांस टू आस्क दिस क्वेश्चन. आई विल आस्क, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? So I'll send you a oil. It's hair nourish oil. It's a very lightweight oil जो scalp नहीं बालों के लिए बनाया गया है, and it detangles and keeps the hair cuticle closed. So हमारे बाल में ना क्यूटिकल होता है. अगर वो क्यूटिकल बंद रहा ना तो बाल उलझेंगे नहीं सीधे बिल्कुल सही से. तो आप थोड़ा सा वो ऑयल लगा के भी अगर उसे स्कूल भेजेंगे या डे में भी रखेंगे, इट विल नॉट फील दैट देयर इज ऑयल इन द हेयर, बट इट विल फील वेरी, जैसे आर्गन ऑयल होता है, इट्स अ वेरी लाइट वेट ऑयल. सो आई विल सेंड यू दिस एंड यू कैन जस्ट यूज दैट ऑयल अ लिटिल बिट ऑन हर हेयर. और आप रोज़ सुबह थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हो, जैसे हम सीरम रोज़ सुबह अप्लाई करते हैं लगा देते हैं वैसे. So my thing is sorted. For you, you need to, specially say that something for my daughter, please. I'm sure you will get help. Happy to help. और भी एक चीज़ पूछना था, कि जैसे मैंने बहुतों का सुना है कि पहले तो मेरे बहुत स्ट्रेट बाल थे, अचानक घुंघराले हो गए, या पहले कर्ली थे, अभी स्ट्रेट हो गए. पता नहीं, मैंने कर्ली से स्ट्रेट किसी को सुना नहीं है, पर मैंने सुना है कि सडनली हेयर टेक्सचर में शिफ्ट आ गया. व्हाई डज दिस हैपन? लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. सबसे बड़ी चीज़ हार्मोन्स. आपको पता है मेरे खुद के बाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद मेरे खुद के बाल बहुत ज़्यादा वेवी हो गए थे. एंड आई वाज लाइक, अरे वाह, मुझे इतना मज़ा आ रहा था वेवी, क्योंकि मैं बोर हो गई थी अपने स्ट्रेट बाल से, बिकॉज माई हॉर्मोन्स वर डूइंग दैट टू माई हेयर. Hormones is such a powerful thing that it can even change the texture of your hair. So that's one.
सेकंड, बहुत बार क्या होता है स्पेशली वुमेन में, हम हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, बार बार हेयर कलर करते हैं, स्ट्रेटनिंग और रीबॉन्डिंग कराते हैं, तो हमारे बाल उस वजह से उनका ओरिजिनल टेक्सचर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रीट हुए हैं थ्रू केमिकल्स। और इतनी बार उनके, जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं कोई भी तरह का, आप उसे बॉन्डिंग बोले, स्ट्रेटनिंग बोले, केराटिन बोले, उसके अलग अलग नाम है एक ही चीज़, सब केमिकल है। वो आपके बालों के बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर चेंज करता है ताकि आपके बाल स्ट्रेट हो जाए, स्मूथ हो जाए। जब वो ट्रीटमेंट चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपके ओरिजिनल बाल आ जाते हैं, वो एक ऐसे समझिए टूटा फूटा डैमेज्ड बाल रह जाता है। तो बहुत बार स्ट्रेट बाल जो थोड़े स्ट्रेट थे वो और ज़्यादा वेवी बन जाते हैं, क्योंकि ये होता है। फ्रिजी भी हो जाता है। थर्ड, a lot of people in India have wavy hair but they think they have straight hair. तो अगर आप आपके बालों को, और उसका एक टेस्ट है, आप आपके बाल धोइए, धोने के बाद कोम मत कीजिए, उन्हें ऐसे ही सूखने दीजिए, और वो जो नेचुरली सूखेंगे ना, वो आपका नेचुरल हेयर टेक्सचर है। और हम इंडियंस को आदत है कंघी करने की, तो वो जो है ना टेम योर कर्ल्स, अगर आप एक्चुअली आपके बालों को कोम करना छोड़ दीजिए और आप कर्ल्स पे ही उसे क्रंच करके कर्ल्स करिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months आपके और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर्ल्स बन जाएंगे बालों में। और हम कोम कर करके उसे सीधा कर देते हैं। सो इवन प्लेइंग विद द टेक्सचर ऑफ योर हेयर पोस्ट वॉश कैन चेंज योर हेयर टेक्सचर। सो अभी जैसे मैंने बाल धोए और गीले बालों को मैंने चोटी बना के क्रंच करके मैंने रख दिया, तो मेरे अपने आप वेव्स बन जाएंगे। सो यू कैन टेम योर कर्ल्स इफ यू हैव वेवी हेयर। To make it more, keep it as it is. Correct. Instead of trying to, comb it, straighten it and things like that. इसीलिए जब हमने त्राया शुरू किया, वी रियलाइज्ड कि हम एक प्रोडक्ट कंपनी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक प्रोडक्ट त्राया के पास भी नहीं है जो हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली त्राया में हर कस्टमर को एक हेयर कोच असाइन होता है। आप कितनी बार भी आपके ऐप से इस कोच को कॉल बुक कर सकते हैं। ये कोच वही करेगा जो आज मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये कोच आपको बताएगा कैसे यूज़ करना है, कितना टाइम यूज़ करना है। अगर कुछ आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके नेक्स्ट मंथ की किट में आपको चेंज करके देगा। बट वी वर्क अलॉन्ग विद द कस्टमर टिल देयर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे ऑयल और शैम्पू बेचने वाले तो हज़ारों कंपनी, एक और की ज़रूरत नहीं थी। So I think that coach piece becomes very, very important for this support that people need. So now you have a 5-year-old son. Yes. And a 11-month-old boy, another son. boy. Yeah, 2 boys. मुझे नहीं लगता जल्दी आने वाला है कोई लिटिल गर्ल्स हेयर के लिए। दूसरी बेटी होती तो पक्का आ जाता, बिकॉज लड़कियों के लिए जो जिस हिसाब से माएँ होते हैं ना कि मेरी बच्ची का हेयर ग्रोथ हो जाए अच्छा एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आई एम श्योर पक्का आ जाता, बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ़ यू हैव अ बेबी गर्ल देन यू कैन probably side comment, and then if there are too many comments, I will launch it. Absolutely, please guys comment. तो 100% हो जाएगा, तो फिर हमें किसी के रील से वो ट्रायल एरर ढूंढना नहीं पड़ेगा। वी वुड नो कि दिस इज अ सिंपल किट जो हम लगा सकते हैं। ये तेल ज़्यादा मैं आज समझ गई, आई मीन तेल जो बहुत हैवी ना हो और जो इजीली एक शैम्पू से निकल सके, और आप रात को लगा के सुबह धो दो अगर स्कैल्प टाइप ड्राई है, या फिर 1-1.5 घंटे में आप धो दो, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में नरिशमेंट मिल जाता है। आई थिंक अ मॉम्स ब्रेन वाज 100% अलर्ट टुडे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फॉर मी एज वेल एज अ बेबी गर्ल। बट मैं लास्ट एक सवाल पूछना ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज आई नो कि आजकल की औरतें दे वांट to know about their husbands also. So I just want to know that dandruff for men is a very typical this thing, औरतों को भी होता है, but it keeps coming back. So what is the reason and how to get rid of it? Okay, so dandruff के भी टाइप्स होते हैं। ड्राइनेस से डैंड्रफ होता है, ऑयली स्कैल्प, जिस स्कैल्प में ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उससे डैंड्रफ होता है, फंगल डैंड्रफ होता है,
और एक्सट्रीम डैंड्रफ होता है जिसे कहते हैं सोरियासिस, सेबोराइटिक डर्मेटाइटिस। सो डैंड्रफ के भी टाइप्स होते हैं। अच्छा, psoriasis is a kind of type of dandruff. Yeah, it comes in the same umbrella of scalp issues, right? डैंड्रफ के लिए आप सबसे पहले चीज़ जो कर सकते हैं वो है एक एंटी फंगल शैम्पू। और ये शैम्पू आपको मार्केट में ओटीसी यानी कि आप नॉर्मल दुकानों में Over the counter. नहीं मिलेगा, ओवर द अच्छा, काउंटर। जो त्राया में हम यूज़ करते हैं एक एंटी फंगल शैम्पू जो हमने बनाया है, हमारी खुद की कॉम्पोजिशन है, विच विल वॉश ऑफ द फंगल स्कैल्प बिल्डअप एक्सेट्रा। अगर उससे भी नहीं ठीक होता है और सिवियर केस होता है, अब कैसे पता कि आप सिवियर है कि नहीं है? देयर इज अ सिंपल थिंग कॉल्ड टिश्यू टेस्ट। आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और आप ऐसे ऐसे रब कीजिए आपकी स्कैल्प। अगर आपका डैंड्रफ ऑयली और चिपका हुआ है, आपको स्क्रैच करना पड़ रहा है नील से, तो ये थोड़ा सिवियर है और ऑयली टाइप का है। अगर आपका डैंड्रफ चिपका हुआ नहीं है पर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे फ्लेक्स गिर रहे हैं, तो वो ड्राई टाइप का है और वो इतना सिवियर नहीं है। इट्स ईजियर टू सॉल्व। ठीक है, ड्राई टाइप के शैम्पू में आप ऑयलिंग विल हेल्प, ओवरनाइट ऑयलिंग विल ऑल्सो हेल्प। ऑयली टाइप स्कैल्प में ऑयल से दूर रहना है। ठीक है। नाउ डैंड्रफ के लिए एक ही वन थिंग जो लोगों के लिए बोला जाता है, तेल मत लगाओ। वो नहीं है सही, क्योंकि हम तो त्राया में तेल में आयुर्वेदा में डैंड्रफ को ठीक करने के लिए तेल से ठीक किया जाता है। तो हमारे त्राया में आयुर्वेदा डॉक्टर और डर्मेट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहुत ही मज़ेदार आर्ग्यूमेंट्स होती है। आयुर्वेदा डॉक्टर बोलता है डैंड्रफ है तो मैं तेल दूंगा ही, डर्मेट बोलते हैं डैंड्रफ है तो तेल मत दो। तो ये सब हमारा सो दैट्स ट्रू। नाउ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज एज त्राया to listen to both individually, understand the sciences and make them compatible. So finally we came to a point where we proved through a clinical trial कि वो जो आयुर्वेदिक तेल है उससे डैंड्रफ में हेल्प हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देन द डर्मेटोलॉजिस्ट इज ओपन टू ओके ठीक है दे दो, क्योंकि आयुर्वेदा का प्रॉब्लम ये है कि एविडेंस नहीं है। द मोमेंट यू पुट स्टडीज एंड रिसर्च अराउंड इट और एविडेंस आ जाए, देन द डॉक्टर्स आर ओपन टू इट। सो ऑयल आता है त्राया में डैंड्रफ के लिए, स्पेसिफिक डैंड्रफ बूस्टर ऑयल आता है जो बूस्टर मिक्स करके। और थर्ड चीज़ है नाइट लोशन। नाइट लोशन बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है। ये हम स्टिकी हैवी डैंड्रफ को देते हैं। आप रात को एक लोशन है क्रीम आपके स्कैल्प पे लगा दीजिए, वो इचिंग भी कम कर देगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पूरी रात वो आपके स्कैल्प पे रहेगा। द कॉन्टैक्ट पीरियड इज़ मोर। शैम्पू में क्या होता है 2 मिनट स्कैल्प पे रहता है, तो इतना उसको टाइम नहीं मिलता डैंड्रफ ठीक करने का। और जब अगले दिन आप बाल धोएंगे तो पूरा आपका डैंड्रफ वॉश आउट हो जाएगा। ऑलमोस्ट एवरीबडी हु कम्स टू त्राया विद इन 1 मंथ सीज देयर डैंड्रफ गॉन अवे। लेकिन दैट इज़ ट्रू कि डैंड्रफ कैन रीअकर, वो उसका नेचर है। स्पेशली आपकी अगर आप बॉम्बे में ह्यूमिड में हेलमेट पहन के बाइक चलाते हैं, ह्यूमिडिटी है, यू हैव एन एनवायरनमेंट फॉर डैंड्रफ टू कम बैक। तो ये आपको बाल सही तरीके, अगर मैं 10 दिन तक बाल ही ना धोऊं, मुझे बहुत आलस आ रहा है, तो आई एम क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑन माई स्कैल्प फॉर डैंड्रफ टू कम बैक। सो डैंड्रफ मौके ढूंढता रहता है वापस आने के लिए। द सिंपल सोल्यूशन इज टू कीप द एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑन योर शेल्फ। आप हमेशा मत यूज़ करिए, अगर वापस आए तो आप फिर से 1-2 बार यूज़ कीजिए, 2 वॉश में आपका क्लीन हो जाएगा। लवली। आज तो एकदम जियोग्राफिकली सब ठीक हो गया, मेरे दिमाग में सब सॉर्टेड, सो आई नाउ नो व्हाट टू डू। सो इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आई एम लाइक एन एनरिच्ड पर्सन अबाउट हेयर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर by the time we have another conversation, hopefully आप त्राया little girls खोलेंगे। Thank you so much. I think the manifestation has happened, so hopefully it will happen someday. Absolutely, and thank you so much for being here So today. nice. I think 2 साल पहले आपने त्राया ट्रीटमेंट शुरू किया और मैं बहुत एक्साइटेड थी दैट देबीना इज ऑन त्राया, बट आज फाइनली आई गेट टू सी यू एंड मीट यू इन पर्सन एंड it's so amazing to meet you in person. Thank you for being so warm and so nice. थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एज अ कस्टमर मैं बोलूँगी, जब मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ और मैं वो सब प्रोसेस से जाती हूँ, मेरे पास किट पहुँचता है, कहीं ना कहीं वो मैसेज
ठीक से मेरे पास नहीं पहुंचा, मुझे ऐसा लगता है हाँ ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, आई हैव टू डू इट, बट नाउ आई नो द रीज़न बिहाइंड द होल थिंग, सो देर इज़ अ मच मोर होलिस्टिक अप्रोच टू लुक एट इट। मतलब एक होता है ना कि मुझे मेरा उसको देखने का नज़रिया बदल गया टू ऑल दोज थिंग्स नाउ। तो आई थिंक नाउ इफ़ आई डू इट, आई विल डू इट मोर होलिस्टिकली, मोर इन अ डिफरेंट वे, टू अंडरस्टैंड कि मैं अंदर से हील हो रही हूँ। ये सिर्फ मेरे बाल नहीं उग रहे या स्टॉप नहीं हो रहे, इट्स इन अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर। वो आपसे मिलने के बाद ही हुआ। एंड आई होप ये कॉन्वर्सेशन देखने के बाद लोगों के दिमाग में भी वो जो होता है ना कि शैम्पू कर लो या एक गमी खा लो ठीक हो जाएगा, से ये शिफ्ट आएगा कि आई नीड टू हील फ्रॉम विद इन, मतलब एक लिटिल जस्ट हीलिंग। Yeah. Thank you so much for calling me, Dabina. थैंक यू।